सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो हमने आपको JKSSB जूनियर असिस्टेंट फुल लेंथ मॉक टेस्ट फर्स्ट प्रोवाइड किया था, जो हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे दिया था। ठीक है, यूटी लेवल ये सब के लिए फ्री टेस्ट था। आपने इसका प्रिंट निकाला होगा और अटेम्प्ट भी किया होगा। तो आज हम देखेंगे किस तरह की क्वेश्चंस इस टेस्ट में पूछे गए थे और किस तरह का लेवल रहता है एग्जाम का, या किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, प्रिंट अपने पास रखना है और अपना जो स्कोर है ना वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है। आपने सेक्शन वाइज कितना स्कोर किया है। देखो, स्कोर कमेंट करने से ये आपको पता चल जाएगा कि बाकी वालों का स्कोर क्या आ रहा है। तो सभी के सभी एस्पिरेंट ज़रूर अपना स्कोर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी ने ये टेस्ट नहीं दिया हुआ तो जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना प्रिंट निकाल के। बाकी टेस्ट का भी स्केड्यूल हमने आपको शेयर कर दिया हुआ है। अगर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है जी, टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे डेली बेसिस पे आपके जितने भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको पता चलते रहेंगे। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो आपको पता ही है आपका जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से समझ लेना। जो बिगनर है सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। OMR टाइम ड्यूरेशन आपको 80 मिनट्स दिए जाएंगे। कितने? 80 मिनट्स दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब देखो, क्वेश्चन पेपर में ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होती हैं। तो कौन कौन सी हैं यहाँ पे शॉर्ट में देख लो कि क्वेश्चन पेपर कंटेन करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, यानी कि MCQs को। MCQs फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहने वाला है। ठीक है, मतलब 1 नंबर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स रहने वाली है। ठीक है, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 सही भी कट हो जाएगा। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो उस पर आपका कोई भी मार्क कट नहीं होगा, मतलब कोई स्कोर आपका कम नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बिफोर सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आपने क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यूज़ ऑनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है आंसर्स को फिल करने के लिए। ये मैंने आपको मेन एग्जाम के लिए भी बातें बता रहा हूँ, ताकि बाद में आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। रफ वर्क आपको अलग से दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन ये चीज़ें अलो नहीं होती। रोल नंबर ध्यान से भरना होता है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप में से किसी ने ये टेस्ट नहीं दिया हुआ तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कम से कम ये फ्री वाला टेस्ट तो आप दे के जाओ, ताकि आपको एग्ज़ाम का पता चल सके। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, प्रिंट पास रखना है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही बताऊँगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 था जो आपके टेस्ट का। देखो, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट वन पूछा गया है। अब एग्जामिनर यहीं पे आपको फंसा देता है। कई बार आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं, आंसर मार्क करके आ जाते हो, बाद में देखते हो हो इनकरेक्ट था, हमने गलत कर दिया। ये ओहो वर्ड तब नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए ये पहले से आपको दिमाग में होना चाहिए पेपर देते वक्त। ठीक, पहला ही स्टेटमेंट पूछा गया था, द सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंस इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू लॉन्च वेदर बैलून्स इन कोलेबोरेशन विद द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो टू कलेक्ट एटमॉस्फेरिक डेटा। तीसरा स्टेटमेंट पूछा गया था, सतीश धवन सेंटर इज ए यूनिट ऑफ इसरो एंड इंडिपेंडेंटली कंडक्ट्स द रॉन प्रोजेक्ट। देखो क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट वन पूछा गया। मैं सीधा बताऊंगा आपको, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। तो यहाँ पे आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डॉक्टर उरफाना अमीन। ये भी करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, JNK का, और ये भी आपको करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शी वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल टीचर अवार्ड 2024। फिर पूछा गया है, शी डेवलप्ड एजुकेशनल मॉड्यूल सच एज FLN फॉर दीक्षा। फिर पूछा गया है, हाई वर्क इज लिमिटेड टू क्लासरूम teaching in Srinagar, Jammu and Kashmir. She has contributed to teacher training programs across Jammu and Kashmir. आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये बताना था अब आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या था? देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चे, इसका आंसर था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, सेकंड भी सही था और फोर भी सही था। थर्ड स्टेटमेंट गलत था। ये आप खुद से भी माइंड लगा के आंसर कर सकते थे, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था।
अब आपको फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया था। किससे? फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन से। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर्स द मोस्ट एरिया इन विच इंडियन स्टेट। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ भी पढ़ाया हुआ है, कौन सी स्टेट को कवर कर रहा है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा, पूछ सकता है कौन सी स्टेट से नहीं पास होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कवर्स द मोस्ट एरिया कौन सी स्टेट का करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर था आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, ठीक है। एमपी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जरावा ट्राइब। जरावा ट्राइब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन आपको ना आर्ट एंड कल्चर के साथ भी रिलेट करता है, आर्ट एंड कल्चर के साथ भी रिलेट करता है और डेमोग्राफी के साथ भी रिलेट करता है। मैंने आपको पेड सब्सक्रिप्शन में जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे हैं उनको डेमोग्राफी इन डिटेल पढ़ा दिया है, और जूनियर वालों को भी ये क्लासेस प्राइवेट दी थी। आपने ये कंप्लीट कर लिया, और मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि ट्राइब्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हालांकि जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है, जरावा ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। देखो, द जरावा आर इंडिजिनियस टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लाइव मेनली इन द साउथ एंड मिडल अंडमान आइलैंड। दे आर क्लासिफाइड एज पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG एंड आर प्रोटेक्टेड बाय इंडियन लॉ। आपको पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 25 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वोल्केनोज इन इंडिया। देखो, एक तो आपको नरकंडेम आइलैंड पे पूछा गया है, एक दोषी हिल पे और एक बैरन आइलैंड पे स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे? नरकंडेम आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इंडियाज प्राइमरी डोरमेंट वोल्केनो। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम करे हुए हैं। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं, ये जेकेएसएसबी ने स्टेटमेंट पूछ लिया है। दोषी हिल इन हरियाणा इज एन एक्टिव वोल्केनो, क्या ये सही है या गलत? बैरन आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, ये भी पूछ लिया है। अगर आप में से किसी ने पेपर दिए होंगे तो उनको पता होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करने का मकसद ये है कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सेकंड स्टेटमेंट गलत था, आंसर आएगा स्टेटमेंट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आगे बढ़े, आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। इसमें ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो के बारे में। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, बरदौली सत्याग्रह 1928 किसने लेड की थी। सिंपल सी बात है, जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपके सिलेबस में ना फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट दिया गया है, लेकिन आपको कई बार जेकेएसएसबी ना सोशियो रिलीजियस मूवमेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप छोड़ नहीं सकते। तो बरदौली सत्याग्रह पे क्वेश्चन बनाया है आपको अवेयर करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था, एज पर 2011 सेंसस व्हाट वाज द सेक्स रेशियो इन द एज वेल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का हमारे पास सेक्स रेशियो कितना था। आप देखो आपके सिलेबस में टॉप पे क्या दिया हुआ है, विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इन डीप नहीं जाऊँगा, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 889 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द बेटवा रिवर इज ऑफन कॉल्ड द डैश ऑफ एमपी। देखो, रिवर ऑफ इंडिया आपको दिया गया है ना, और आपको कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है पेयर फॉर्म में निक नेम्स या फिर वन लाइनर फॉर्म में कि जोड़ो कि ये किसका नाम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बेटवा रिवर इज ऑफन कॉल्ड द डैश ऑफ एमपी, इसे एमपी का क्या कहा जाता है? सिंपल, इसको गंगा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रेडिशनल बोट रेसेज हेल्ड इन केरला स्पेशली फॉर द नेहरू ट्रॉफी आर कॉल्ड, ये किस नाम से जाना जाता है? देखो मैं आपको बोलूं, लेक्स का टॉपिक आपको दिया गया है, लेक्स ऑफ इंडिया भी और J&K भी। ये एक्चुअली लेक्स के साथ रिलेट करता है। अब आप कमेंट में बताना कौन सी लेक के साथ ये रिलेट करता है। ये जो बोट रेस होती है ना, ये एक लेक में होती है, और ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है, और मैंने इसको घुमा फिरा के आपको पूछ लिया है ताकि इस तरह से क्वेश्चन बने तो आप कर ले, ठीक है। वलम कली इसका सही आंसर है, वलम कली, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ पे ऐड होती है? केरला में, स्पेशली फॉर द नेहरू ट्रॉफी के लिए। होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़, फिर आपके पेपर में क्वेश्चन हमने पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाइमेटिक फीचर्स इन इंडिया। पहला पूछा था ड्राइएस्ट प्लेस इंडिया में कौन सी है, ठीक है। फिर पूछा था द रीजन दैट रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर द वेस्टर्न घाट्स। फिर था मेट्रोलॉजिकल स्टेशन विद एन एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल ऑफ 63 सेंटीमीटर एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ 9 डिग्री सेल्सियस इज लाइकली टू बी चेन्नई। आपको बताना था यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ज़्यादा सोचना नहीं था, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। देखो काफ़ी सारे ना यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि हम अब परेशान हो गए हैं, एग्ज़ाम डेट निकल गई है, क्या करें। मैं पहली बात आपको बता दूं, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट, पहली बात तो ये आपका OMR टेस्ट पहले है, ये तो आपको पता चल गया ना, तो आप तो तैयारी कर रहे होंगे। अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो फाइनेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे,
तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड मान के चलो 25 प्लस है, अभी करंटली आप डेली बेसिस पे टाइपिंग कर रहे हो, KSSB जूनियर असिस्टेंट को कंटिन्यू करोगे और डेडिकेशन के साथ करोगे, क्योंकि आपके पास कुछ ही दिन है पेपर को, तो फाइनेंस को अभी साइड रखो, बहुत टाइम है, फाइनेंस को आप बाद में भी पढ़ लोगे। 2 एग्जाम की तैयारी आप एट अ टाइम नहीं कर सकते, फाइनेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको सिर्फ JKSSB जूनियर असिस्टेंट पे ही फोकस करना है। और हाँ, ये मत सोचना कि बाद में हम क्या कर लेंगे, स्पीड अपनी बढ़ा लेंगे, वो बाद में नहीं हो सकती। आपको टाइपिंग पे आज से ही काम करना है, और प्लस जितना हो सके आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करना, और जो आपका कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड पे अपना हाथ बिठाने की कोशिश करना। ऐसे कर लो, अपर रो जो है, बॉटम या फिर होम रो, जैसे सबसे पहले होम रो पे आपकी फिंगर्स रहनी चाहिए, और उसमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं उन सब वर्ड्स की लिस्ट बना लो, उनको टाइप करो, ठीक है। इस तरह आपको ये क्या रहेगा कि आपकी फिंगर्स अच्छे से काम करेंगी और टाइपिंग में भी आपको परेशानी नहीं आएगी, एक्यूरेसी में भी नहीं आएगी। तो पहले अगर आपका फोकस जूनियर असिस्टेंट पे है, 25 प्लस वर्ड्स पर मिनट आप स्पीड में अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, तो आप डेली बेसिस पे टाइपिंग भी करो और इसकी तैयारी भी करो अच्छे से। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए ना, पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी, हमने ऐसे ही बनाए हुए, ठीक है। वो आपको हमारे कंटेंट से ही पता चल जाएगा, वीडियोस देख लेना, कोई भी पुरानी उठा के, कोई भी नहीं, तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। डिमोटिवेट नहीं होना है, आपने 3 घंटे तो अपनी टाइपिंग को रात को देने हैं, बाकी दिन भर आप किसका पढ़ो, आप दिन भर पढ़ो OMR के लिए, ठीक है, समझ आ चुका होगा। बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो बच्चे हैं, अगर आपको सिर्फ अभी अगर आपको लगता है कि टाइपिंग आप नहीं कर पाओगे, तो बाद में भी आप नहीं कर पाओगे, तो आप सिर्फ फाइनेंस पे ही फोकस करना। इसके लिए भी हमारा बैच चल रहा है, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये चीज़ आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आगे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोर्ट्स एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्ट। आपको बताना था कौन सी इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है। तो सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत था। तो ये आप कॉपी पे नोट कर लेना, पोर्ट्स पूछे जाते हैं। मैं इन डिटेल यहाँ पे हर चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना टाइम ना अब हमारे पास है, हमें आपको लेक्चर्स भी देने हैं, हमें आपके टेस्ट भी बनाने हैं, और ना आपके पास है। अब आपको ये करना है, इनको अच्छे से ध्यान से चीज़ों को सर्च करना है और पढ़ना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर वालनट इंडस्ट्री। ये आपको J&K इकोनॉमी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको वालनट इंडस्ट्री के बारे में बताना था। अब सुनो, क्वेश्चन था द वालनट इंडस्ट्री, पहला द वालनट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा था कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट वालनट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द UT। बताना ये था कि आप बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे, पहले भी मैंने आपको यूट्यूब पे कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया था J&K हिस्ट्री से, J&K हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट सिस्टमैटिक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सर वाल्टर लॉरेंस वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। क्या ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया था, सर वाल्टर लॉरेंस कंप्लीटेड द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर वैली इन द ईयर 1905। क्या ये सही है। देखें, अगर हम बात करते हैं इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा ये 1905 नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, ये आप भी समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, ये हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहीं पे देखो, क्वेश्चन नंबर 34 आपको पूछा गया था, फेमस पर्सनैलिटी पे बेस्ड, हु ऑथर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स डेवलपमेंट एंड कमेंट्स। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जस्टिस अदर सेन आनंद इसका सही आंसर था, ठीक है। याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन JKSSB कई बार पूछ लेता है, तो इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज IUCN स्टेटस पेयर इन जम्मू एंड कश्मीर इज इनकरेक्ट। गलत कौन सा है, ये पूछा गया था आपसे। तो ये फ्लोरा एंड फोना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, फ्लोरा एंड फोना है ना, आपके प्लांट एंड एनिमल के बारे में टॉपिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, ठीक है। जब हम बात करते हैं हिमालयन ब्राउन बियर की, ये लिस्टेड है वुल्नरेबल नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर अगर हम बात करते हैं 36 क्वेश्चन की, तो ये आपको पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पूछा गया था, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया था। जंत्रोन देयर टॉप इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर है नन। अब क्यों नन है, क्योंकि ये डोडा इसका सही आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन फ्रेम किया था हमने, कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है ये, ठीक है, सब खुद से फ्रेम किए गए क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सखी मदान मेला ऑफ मेंढर पुंछ इज एसोसिएटेड विद द एनुअल रिलीजियस फेयर हेल्ड इन ऑनर ऑफ पीर सखी सर्वर इज रिवर्ड सफिशिएंट।
देखो ये जगह कहाँ पे आती है, ये पुंछ में आती है और तहसील मेंढर में आती है। दूसरा बाबा जीतू जीरी मेला इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन टू कॉमेमोरेट एग्रेरियन ट्रेडिशन ऑफ जम्मू रीजन। कई बार पढ़ा चुका हूँ ड्यूरिंग स्प्रिंग, यहीं से ये गलत हो गया था। द पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड नियर जम्मू अराउंड महाशिवरात्रि कॉमेमोरेटिंग द डिवाइन मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। आर्ट एंड कल्चर का 2 दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो दिया है JNK पे, बहुत अच्छे से 85+ MCQs करवाएं, देख लोगे तो कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या था, देखें बच्चे, इसका आंसर था हमारे पास 37 क्वेश्चन का। अगर हम बात करते हैं बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। पहला भी ठीक था, थर्ड भी ठीक था, दूसरा गलत था क्योंकि ये स्प्रिंग नहीं आएगा यहाँ। क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्रॉप्स पे बेस्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर इज इंडियाज लीडिंग ज़ैफ़रन प्रोड्यूसिंग रीजन इन रिसेंट ईयर्स ज़ैफ़रन आउटपुट हैज़ शोन फ्लक्चुएशन ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा, आपको बताना था कौन सा सही है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ यहाँ पे गलत था। लार्ज स्केल रिजुविनेशन ऑफ ज़ैफ़रन लैंड हैज़ बीन अंडरटेकन टू रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन, ये गलत था। ये आप भी कर सकते थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर ज़ैफ़रन प्रोडक्शन इन द अर्ली 2020 की बात करें तो रेंज रफली बिटवीन 14 एंड 18 एंड 17 मेट्रिक टन एनुअली था। पुलवामा एंड किश्तवाड़ जो ये प्राइमरी ज़ैफ़रन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। किश्तवाड़ में भी देखने को मिलता है। अब अगर देखो आपको माइंड में कितने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं। यही तो टेस्ट का फ़ायदा है। टेस्ट का मकसद क्या होता है, टेस्ट का मकसद होता है आपकी चीज़ें कुछ इन्हांस हों, आपको कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है ना। टेस्ट का मतलब ये होता है, टेस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई सीधा सा क्वेश्चन डाल दिया जी फर्स्ट डोगरा रूलर का नाम क्या था, वो सबको पता है जी, या डाल दिया जी डल लेक कहाँ पे है, ये सबको पता है। ऐसे क्वेश्चन हमें डालना अच्छा ही नहीं लगता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर डिड नॉट डिफेंडेड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 केस डीलिंग विद द ट्रायल। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था जी हिस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ही है, तो आंसर है इसका सी, राजा गोपालचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो जीके का लास्ट क्वेश्चन था, ज़ैफ़रन कल्टीवेशन इन कश्मीर। आप में से जेके PSC का भी अगर किसी ने पेपर दिया होगा, नायब सिलदार वाली सीरीज़ पे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो ये आपको KS में भी क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पर भी मेरी सीरीज़ से क्वेश्चन निकल गया था। पूछा गया था कि क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो इसका आंसर था मिजहंतिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप सच सच बताना, आपने जीके में से ना 20 में से कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरह कंप्यूटर में से कितना किया है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सारा आप पेपर यहाँ पे डिस्कस होगा, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। अब आप क्या करेंगे, आप ना कंप्यूटर वाली सेक्शन यहाँ पे निकालें। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था, लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करती है ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में, ये क्या कहलाती है। देखें अगर आपको कंप्यूटर के लिए पढ़ना है ना, तो कंप्यूटर के 45+ वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, JK SSB के हर एक एग्ज़ाम के लिए कवर किए हुए। अगर आप वो सीरीज़ भी देख लोगे ना, तो आपके इजीली क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें सारे PDF टॉपिक वाइज MCQs आपके कवर हो जाएंगे। तो देखो लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो है ना, जो कन्वर्ट करती है ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस को इनटू डिजिटल फॉर्म, ये स्कैनर है। क्या है, स्कैनर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, ज़्यादा सोचना ही नहीं था। स्कैनर जो होता है यूज़ करता है लाइट सेंसर्स को टू रीड करने के लिए, किसको रीड करने के लिए, इमेजेस को रीड करने के लिए या प्रिंटेड करने के लिए टेक्स्ट को, फिर इनको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। बाकी अगर कीबोर्ड की बात करें तो ये इनपुट का काम करता है, इनपुट टेक्स्ट का काम करता है। यहीं पे प्लॉटर प्लॉटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट्स करती है लार्ज ड्राइंग को किसको, लार्ज ड्राइंग को। तो इतना तो आपको पता ही है। OMR क्या होता है, OMR रीड्स करता है मार्क्ड आंसर्स ओनली, तो यहीं पे आंसर था ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था, द मेमोरी साइजेज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज बाइट्स, किलोबाइट्स, बिट्स, मेगाबाइट्स। देखें इसका आंसर है मेगाबाइट्स। क्या आंसर है, मेगाबाइट्स। ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है। मेन फ्रेम एंड एडवांस कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, इनका क्या होता है, हैव लार्ज मेमोरी कैपेसिटी होती है, विच इज़ कॉमनली मेजर्ड इन, जो किस में मेजर की जाती है, MB में, जिसे आप मेगाबाइट्स भी कहते हो। पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखें डिस्क स्टोरेज इज़ लेस एक्सपेंसिव देन टेप स्टोरेज, ये यहाँ पे ना ये एडवांटेज नहीं है इसका,
ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं ये फास्टर होती हैं, क्या होती हैं, फास्टर होती हैं, किससे, देन टेप से, देन टेप से। और याद रख लेना इनके बारे में, मैग्नेटिक डिस्क मोर ड्यूरेबल भी होती हैं। तो यहाँ पे तभी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था, व्हेन इंस्टॉलिंग पीसीआई या फिर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यू कैन चेक IRQ अवेलेबिलिटी बाय लुकिंग एट। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था हमारे पास, याद रख लेना ऑप्शन नंबर डी। शायद आंसर की में ये गलत हो चुका है तो ये ठीक कर लेना, ठीक है। IRQ जो है ना, इंटरप्ट रिक्वेस्ट की बात जब हम करते हैं, सेटिंग्स ये मैनेज्ड होती हैं एंड व्यू होती है थ्रू BIOS ऑफ द मदर मोड से। BIOS क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 65 जो है ना, इसकी जगह हमने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसकी जगह हमने आपको CPU का क्वेश्चन दिया था। टेलीग्राम पे क्वेश्चन मौजूद है, टेलीग्राम इसीलिए आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। जब उस क्वेश्चन को आप देखोगे ना, वहाँ पे सिंपली आपको क्वेश्चन में पता है क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आप बताएं कि जो CPU है, CPU क्या चीज़ है। उसमें स्टेटमेंट्स दी गई थी मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता चलूँ। एक दिया गया था CPU इज़ द मेन प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, ए ऑप्शन स्टेटमेंट में था, तो ये बात तो सही है। दूसरा दिया गया था CPU एग्जीक्यूट्स करता है अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल ऑपरेशन, ये भी तो सही है, बी भी ठीक था। तीसरा दिया गया था CPU इज़ एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, तो वो गलत है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। जब आप वो क्वेश्चन देखोगे ना टेलीग्राम पे तो आपको समझ आएगा, इसकी जगह वो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है CPU पे बेस, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये ए आंसर आएगा, याद रख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया था, इन लेज़र प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज। देखो ये लेज़र प्रिंटर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना। ये भी आंसर की में आई थिंक क्वेश्चन गलत हो चुका है, ये दोनों क्वेश्चन ठीक कर लेना। ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द फोटो सेंसिटिव ड्रम, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। इन द कंडीशनिंग स्टेज जो होती है ना, जो ड्रम होते हैं, द ड्रम इज गिवन ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, ये क्या देता है, एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है, नेगेटिव चार्ज। सो द इमेज कैन बी फॉर्म्ड करेक्टली, इससे इमेज जो होता है वो करेक्टली बनता है, इमेज क्या बनता है, करेक्टली बनता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, बी आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। देखिए अगर हम बात करें, कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, ऑल ऑफ दी वो इसका सही आंसर था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल, याद रखना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स की बात करें यूबंटू, ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया था कि बताओ आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, कि आप यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढो। तो इसका आंसर क्या था, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर था, ठीक है। यहाँ पे यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन, ये बिल्कुल सही है। देखो जब आप डिलीट करते हो ना किसी भी फाइल को, ठीक है, तो ये यूजली कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में। तो आप वहाँ से आराम से इसे फाइंड कर सकते हो ना, पहला तो ठीक ही था। यू कैन रिस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ़ यू एवर नीड। देखो फाइल्स जो होती हैं रिसाइकल बिन में, ये रिस्टोर्ड हो सकती हैं टू देयर ओरिजिनल लोकेशन में, हो सकती है ना। जब आप कोई चीज़ डिलीट करते हो, आप रिसाइकल बिन में जाओगे, अगर आपको दोबारा उसको क्या करना है, दोबारा रिसाइकल बिन से अगर आप रिस्टोर करोगे तो वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाई सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन, ये गलत है जी। सेंडिंग फाइल्स टू द रिसाइकल बिन डज नॉट फ्री डिस्क स्पेस, इससे डिस्क स्पेस क्या होता है, डिस्क स्पेस इज फ्रीड ओनली आफ्टर एम्प्टिंग द रिसाइकल बिन, तभी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन इट एट वंस, यहाँ पे ये ठीक है। दिस परमानेंटली ये क्या कर देता है, डिलीट कर देता है सारी फाइल्स को और फ्री कर देता है डिस्क स्पेस को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी एक्सेप्ट, सारे ठीक है लेकिन एक कोई इनमें से गलत था, वो कौन सा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एनी अमाउंट ऑफ रैम कैन बी एलोकेटेड टू वर्चुअल मेमोरी, यही वाला इसका सही आंसर था, ठीक है। एक्सेप्ट, ये चीज़ याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर था। वर्चुअल मेमोरी की जब हम बात करते हैं ना, वर्चुअल मेमोरी, इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, ये क्या करती है, यूजेस करती है हार्ड डिस्क स्पेस को, किसको, हार्ड डिस्क स्पेस को, ठीक। और ये मैन्युअली एडजस्टेड हो जाती है, ठीक है,
और साथ ही साथ ये हमारे पास ना किस नाम से जानी जाती है, ये हमारे पास स्वैप या हम कह सकते हैं पेज फाइल के नाम से। किस नाम से? पेज फाइल के नाम से। बट रैम अमाउंट इसमें लिमिटेड होना चाहिए। तो यहीं पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मतलब कि ये ट्रू नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये समझ में आ चुका। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अबव लिखा गया है लेकिन यहाँ पे बिलो होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। IBM स्टार्टेड इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन इट्स डिवाइसेज ड्यूरिंग द 1960। ये सही है। IBM वाज अमंग द फर्स्ट कंपनीज, ये फर्स्ट कंपनी थी जिसने इंक्लूड किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर्स में 1960 में। बाकी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया था टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे पॉइंट जो है ना पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव था। ठीक है, सॉर्टिंग कैन बी डन यूजिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सॉर्ट बटन का यूज़ किया जाता है, सिलेक्टिंग फील्ड का यूज़ किया जाता है, सिलेक्टिंग फील्ड। ठीक है, साथ साथ क्लिकिंग, फील्ड हेडिंग, ये सारे के सारे मेथड इसके लिए बिल्कुल सही है, वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइंड बाय अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू ए कंप्यूटर। देखें ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, रूट किट्स। ऑप्शन नंबर बी, क्या आंसर है, रूट किट्स। याद रख लेना, रूट किट्स अलाउ करता है अटैकर्स को टू गेन करने के लिए, क्या चीज़ गेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रूट एक्सेस को एंड हाइड देयर प्रेजेंस। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICANN। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो जब बात करते हैं इसके बारे में, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया था आपसे स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय ए वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर कंप्यूटर टेम्पोरेरली फॉर दैट सेशन इज कॉल्ड। JKP कंस्टेबल में भी आया था, कई बार मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे 75 क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट फंक्शन पेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? इस क्वेश्चन में भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन अगर आपने ऑल पेयर्स आर करेक्ट देख लिया था तो आंसर डी ही इसका सही आंसर था। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया था ICANN स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। HTTPS इज यूज्ड इन ए वेब ब्राउजर टू सिक्योर ए वेबसाइट। तीसरा स्टेटमेंट था एप्पल सफारी वेब ब्राउजर वाज फर्स्ट रिलीज इन 2003। फिर फोर्थ था सफारी इज द फास्टेस्ट वेब ब्राउजर एवर क्रिएटेड फॉर ऑल प्लेटफॉर्म। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? देखो क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, ये ध्यान में रखना है। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, बट जो हमारे पास फोर्थ है ना ये गलत है। थर्ड भी सही है, सफारी इज द फास्टेस्ट ब्राउजर एवर फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, ये सही नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। तो आंसर क्या आया इसका? आंसर आया ओनली 4 स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल्ड क्रिएट्स ए न्यू प्रोसेस। देखो इसका सिंपल सा आंसर है फॉक। ठीक है, ये याद रखना है। जो फॉक सिस्टम होता है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो द फॉक ऐसे लिखा जाता है। सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, ये सिस्टम जो होता है फॉक सिस्टम कॉल, ये क्रिएट्स करता है एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस, किसके अंदर? यूनिक्स के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने स्क्रीन पे, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। देखो इसका आंसर हमारे पास सिंपली ऑप्शन नंबर ए था, व्हेन द प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। ठीक है, इन रेडी स्टेट द प्रोसेस इज प्रिपेयर्ड। ये प्रोसेस प्रिपेयर्ड होता है किसके लिए? टू रन के लिए, एंड वेटिंग करता है किसके लिए? ये CPU से क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर CPU कलेक्शन। तो होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ डू यू इंसर्ट, कैसे आप ऐड करोगे एक पिक्चर एक पावर पॉइंट स्लाइड में। तो शॉर्टकट कीज ये वो सब कुछ याद रख लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। क्लिक इंसर्ट देन पिक्चर, पिक्चर्स आर एडिट थ्रू द इंसर्ट टैब। ये किससे होती है? इंसर्ट टैब से होती हैं। फिर पिक्चर ऑप्शन आ जाता है पावर पॉइंट में, ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया गया था टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। इसका आंसर क्या था हमारे पास? इसका आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर था। ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर था। बाकी वाली सेक्शंस, बाकी वाले टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए, किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर देना और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मैं सबका स्कोर यहाँ पे चेक करूँगा। अब बाकी वीडियो भी आप देखें डिफरेंट टीचर्स से, वो क्या क्या आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, आई एम योर अहमद सर और हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग के जो आपको ऑल यूटी बेस्ड
मॉक आया था उसका पहला क्वेश्चन बच्चे रीजनिंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। आपने इस सीरीज़ को सिक्वेंशली प्लेस करना है नंबर्स गैप में और सीरीज़ बतानी है कौन सी होगी बच्चे। मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन में आपने या तो 2-2 की डिविजन्स करनी है, या 3-3 की, या 4-4 की, जब तक आपको एक पार्टिकुलर सीरीज़ ना मिले। तो बच्चे बेस्ट तरीका इसका यही रहता है, अगर आप क्या करो बच्चे, अगर आप इसे ऐसा कर देते हो, इसे आप फिल करना स्टार्ट करो, तो ये नहीं आएगा ऑप्शंस, ये आएगा आपको बच्चे। देखो अगर आप इसे फिल करके देखोगे, ए सी बी ए, इजी थी आपकी सीरीज, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी बच्चे। तो यहाँ पे सीरीज क्या थी आपकी, ए बी बी सी सी। ठीक है बच्चे, इतना टफ नहीं था बच्चे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बच्चे। ये है आपका एक ब्लैंक दे रखी है, तो जाहिर सी बात है सीरीज बताना है। इसमें आप देखो बी सी डी दिया था, बी सी डी हर जगह पे है बच्चे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी बी सी डी तो आना ही आना है। तो खेल किसका बच्चे, इस नंबर का, ये कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर कैसे मूव कर रहा है बच्चे, देखो 2 है, 4 है। देखो यहाँ से हमें इस नंबर की मूवमेंट पता चलेगी, डी के आगे है 4, फिर पहले नंबर के आगे 5 आ जाता है, फिर दूसरे नंबर के आगे 6 आ जाता है, फिर नेक्स्ट अगर होगी तो ये बी सी डी और आगे 7 आएगा बच्चे। तो यहाँ पे बताना है क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे बी सी नंबर एक बढ़ भी रहा है, बी सी 3 डी आएगा बच्चे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है आपके पास बच्चे। देखो बी सी 3, 2 के बाद 3 पे गई, 3 के बाद ये नंबर भी आगे शिफ्ट हुआ और इंक्रीज भी हुआ। ठीक है, यही सीरीज है बच्चे आपकी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 53 है बच्चे आप पे। बच्चे जल्दी से इस रिलेशन को बना लो, ए इज सन ऑफ सी बच्चे। ए किसका बेटा है, सन है तो प्लस लिख लो, सी का बेटा है। सी एंड वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर बच्चे, सी और क्यू क्या है, आपस में सिस्टर हैं, तो मतलब ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। टू वन अनदर, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड क्या है बच्चे, इनकी माँ है, तो मतलब इसकी भी माँ हुई जेड। ठीक है, इफ पी इज द सन ऑफ जेड, पी किसका बेटा है बच्चे, जेड का बेटा है, तो इनका भाई हुआ। ठीक, तो अब बच्चे बताना आपको यह है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू बच्चे, ऊपर सारे ये इतनी सी तो फीमेल्स हैं, ग्रैंडफादर कहाँ से हो जाएगा। प्लस अगर इसकी बात करें तो ये तो इसके मामू आएंगे ए के। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ, बी पार्ट बच्चे, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी मैटरनल अंकल है ए का। तो मैटरनल कौन सा होता है बच्चे, मामू को बोलते हैं, जो मम्मा की तरफ से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास यही रहता है, एक पी क्या है, इसका मामू ही है बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 54। लीला हुई सोहन्स डाटर, लीला जो कि बच्चे सोहन्स की डाटर है। अब देखो बच्चे यहाँ पे ले लो, इतना तो हमें पता है कि लीला क्या है बच्चे, डाटर है, फीमेल है। अब सोहन का जेंडर नहीं दिया है बच्चे, सोहन डाटर है, ऐसे लिख लेंगे सेज टू लटिका, लटिका से कहती है, कौन कहती है, लीला। सोहन डाटर सेज टू लटिका से कहती है, यूर मदर अलका इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। यहाँ माई आ गया बच्चे, तो लीला कह रही है, तो लीला के फादर कहाँ पे होंगे बच्चे, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे होंगे इसके फादर। ठीक है, लीला के फादर यहाँ पे होंगे, अगर ये फादर नहीं है तो इसके फादर यहीं पे होंगे। ठीक, अब माई फादर हु इज़ द थर्ड, अब बच्चे यहाँ से पढ़ो, यूर मदर तुम्हारी माँ, अलका इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, तुम्हारी माँ, तो इसकी सिस्टर है, यंगर सिस्टर इसके फादर की, तो अलका उसका नाम है, अलका इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। तो इसकी बेटी आ गई बच्चे लटिका, रिलेशन को दोबारा पढ़ के चेक कर लो। यूर मदर अलका, तुम्हारी माँ अलका, इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, मेरे फादर की यंगर सिस्टर, तो जाहिर सी बात है लटिका नीचे वाली जनरेशन में होगी बच्चे। ठीक, हु इज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ गंजन, अब उसके फादर के आगे बोल रहा है सिस्टर ऑफ माई फादर हु इज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ गंजन, जो फादर किस फादर उसके तीसरे चाइल्ड हैं किसके, गंजन के। तो बच्चे गंजनान ऊपर आ जाएगा आपके पास। ठीक, उसके तीसरे चाइल्ड हैं बच्चे, बोल रहा है अलके के बारे में बोल रहा होगा, हु इज़ थर्ड चाइल्ड ऑफ गंजना। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ गंजना टू लटिका, हमें ये चीज़ ढूंढनी है कि गंजना का रिलेशन क्या होगा बच्चे। अब मुझे बताओ, ये सारे इसके गंजना के बच्चे डाटर और सन है ना, ये डाटर और सन है, तो उसके आगे ये लटिका या तो मेल है या फीमेल है बच्चे। ठीक है, अब कुछ भी हो बच्चे, तो इसका रिलेशन इधर क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का होगा, या तो वो ग्रैंड फादर होगी या ग्रैंड मदर होगी गंजना। तो अब देखो ऑप्शंस में ग्रैंड मदर तो दिया नहीं है आपके पास, ग्रैंड फादर ही दिया है बच्चे, यही आपके पास राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, बच्चे मैन फेसिस टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बच्चे मैन ने फेस किया हुआ, जस्ट फेस किया हुआ ऊपर की तरफ, टर्निंग टू हिज राइट। अब ऊपर की तरफ बच्चे, जब वो एक बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है तो अपना राइट उसका इस तरफ आएगा बच्चे, और इस तरफ
वो कितना आता है 25 मीटर। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट बच्चे, इधर आते हुए उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, और 30 मीटर जाता है ऊपर की तरफ बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर राइट, अब इस यहाँ से राइट इसका इस तरफ होगा बच्चे, यहाँ पे भी वो 25 मीटर जा रहा है। अब बोल रहा है ही देन टर्न टू हिज राइट अगेन, यहाँ जाते हुए बच्चे आपने फिर से राइट वो टर्न लेता है और कितना जाता है 55 मीटर बच्चे। अब यहाँ देखो 30 आपने यहाँ बना लिया और 25 इसे यहाँ से नीचे रख लो, 25 बच्चे यहाँ तक, ठीक। तो ये 30 और 25 55 हो गया बच्चे। अब फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, अब यहाँ पे आते हुए अपने राइट टर्न लेता है और 40 मीटर जाता है बच्चे। यहाँ 25 जो 25 था ना इसके बराबर नीचे 25 रखो और यहाँ से वो थोड़ा सा आगे और जाएगा 15 मीटर। अब बच्चे बता रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में बच्चे। अगर उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था तो ये ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, तो ये किस तरफ है बच्चे, वो अभी साउथ ईस्ट की तरफ बच्चे, ठीक है। आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56 है आपकी स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस पे है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है जो है प्राइमरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया हैव नो बिकम avid as well as more regular viewer of television even in household without a TV. As a result there has been alarming decline in the extent of readership of newspaper. बच्चे आपकी पूरी स्टेटमेंट इस चीज़ पे बेस्ड है कि इन अर्बन इंडिया में क्या हो रहा है कि लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बच्चे की इसमें, प्री एज प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चे भी टेलीविज़न को ज़्यादा देख रहे हैं, जिस घर में टीवी भी नहीं है उसमें या मोबाइल या कुछ भी कैसे भी आगे पीछे देख रहे हैं, पर जिसके नतीजे में अलार्मिंग डिक्लाइन दिख रहा है हमें रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस इतनी सी बात कही गई है, एक अर्बन इंडिया की, दूसरी बच्चे टीवी देख रहे हैं बच्चे, और रीडरशिप न्यूज़पेपर की डिक्लाइन हो रही है। तीन बातें बच्चे। अब इसी के बेस में बाहर से आपने कुछ नहीं सोचना है, इसी के बेस में आप बिकॉज लगा के ये स्टेटमेंट रीड करो। बिकॉज मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड, मेथड हमें ईजाद करने चाहिए बच्चे, बेहतर करने चाहिए न्यूज़पेपर, तो ये तो करने तो चाहिए बट स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है बच्चे, ठीक है। अब दूसरी कंक्लूजन है ए टीम ऑफ एक्सपर्ट शुड बी सेंड टू अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में क्यों भेजने हैं, कंक्लूजन में तो अर्बन इंडिया लिखा है बच्चे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ से गलत हो जाएगी बच्चे। तो यहाँ पे आपके पास 56 का ऑप्शन नीदर वन नॉर सेकंड फॉलो आता है बच्चे। एनी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57 में हु डज नॉट बिहेव प्रॉपर्ली वाइल इन द स्कूल ब्रिंग्स बैड नेम टू हिमसेल्फ एंड आल्सो फॉर द स्कूल, हर वो बच्चा जो क्या करता है प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है स्कूल में, वो बुरा असर, अपना नाम भी खराब करता है और अपने स्कूल का भी बैड नेम करता है, ठीक है बच्चे। क्या इस स्टेटमेंट के बेस पे आपने कंक्लूजन देखनी है बच्चे, खुद से नहीं सपोज करना है। तो पहले है आपके पास सच स्टूडेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम द स्कूल, ऐसे स्टूडेंट को स्कूल से रिमूव करना चाहिए बच्चे, ये आप एक्शन ले सकते हो बट ऐसा स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डज नॉट इम्प्रूव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बच्चे का बिहेवियर नहीं सुधार सकता। तो बच्चे क्या ये आप मुझे खुद बताओ क्या ये स्टेटमेंट में ऐसा कुछ लिखा गया है। तो कंक्लूजन आपने रियल लाइफ से नहीं उठाने हैं, कंक्लूजन आपने स्टेटमेंट से ही उठाने हैं बच्चे, ठीक है। तो ये भी फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बच्चा अब क्वेश्चन नंबर 58 है आपकी स्क्रीन पे, एक बोल रहा है टू बस टिकट फ्रॉम सिटी ए टू बी, ए टू बी जाने के लिए दो बस टिकट बच्चे, ए टू बी के लिए आप एक्स ले लो एंड 3 टिकट फ्रॉम ए टू सी, ए टू जो जाने के लिए वाई रख लो, ए टू सी जाने के लिए बच्चे, दोनों की कॉस्ट पड़ती है 77 इन पाँचों की बच्चे, एंड 3 टिकट्स ए टू बी फिर वही है एक्स रखो, और एंड 2 टिकट फ्रॉम सिटी ए टू सी के लिए दोबारा वाई रख लो, इसकी कॉस्ट बच्चे पड़ रही है 73। तो फिर बताओ बी और सी को जाने के लिए कितना होगा बच्चे, सिंपली आप इक्वेशन बना लो। देखो ए टू बी जाने के लिए एक्स था हमारे पास, तो 2 टिकट थे बच्चे 2x आ जाएगा, और ए टू सी वाई लिया बच्चे हमने, तो 3 टिकट है हमके पास 3y आ जाएगा, इनकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 77। इस तरीके से बच्चे दूसरी तरफ हमारे पास ए टू बी जाने के लिए एक्स ही लिया है हमने, और टिकट कितने बच्चे अब 3 टिकट है हमारे पास, 3x ले लो, प्लस बच्चे 2 टिकट फ्रॉम ए टू सी जाने के लिए 2 टिकट है बच्चे 2y ले लो, ये इक्वेशन आपके पास 73 इक्वल टू 73 रुपये है। अब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, यही चीज़ टफ होती है आपके पास, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे। आपने b और c जाना है, b एंड c, व्हाट आर द फेयर्स फॉर सिटीज़ b एंड c फ्रॉम ए से अगर b और c जाना है आप तो बच्चे यहाँ से निकाल सकते हो। इसे सॉल्व करने के बाद बच्चे आपके x की वैल्यू मिलेगी 13 और y की वैल्यू मिलेगी बच्चे 17, 13 और 17 इसी पार्ट में है, तो यही आपका आंसर होगा बच्चे, ठीक है। और पूछा ये था कि b एंड c फ्रॉम ए, मतलब a टू c जाओगे, जो कि हमने क्या लिया a टू c y की वैल्यू है, और b एंड c फ्रॉम a टू b जब आओगे तो x की वैल्यू आएगी बच्चे 13, तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ये बस आपने ये तो आप हर क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हो बच्चे, ये तो पता ही चल जाएगा आपको, इजी है, बस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 है बच्चे, नंबर ऑफ फ्रेंड डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक, कुछ बच्चे पिकनिक डिसाइड कर रहे हैं कि पिकनिक जाना है, एंड प्लान टू स्पेंड इतने पैसे 96 रुपये वो खर्चेंगे ई टेबल्स पे, 4 ऑफ देम हुएवर डिड नॉट टर्न अप,
4 ऑफ देम उनमें से आते नहीं हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज द रिमेनिंग वन हैड टू कंट्रीब्यूट 4 ईच एक्स्ट्रा। जितने बंदे बचे थे वो 4-4 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनमें से 4 बंदे आ नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वाज, पिकनिक को जिन्होंने अटेंड किया वो कितने थे। अच्छा, इसमें देखो अगर वो टोटल 96 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर 96 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ पीपल, अगर हम x लेते हैं, लेट के टोटल जो जा रहे हैं फ्रेंड्स पिकनिक पे x जा रहे हैं, तो अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं हमें पता चल जाएगा पर बंदे कितनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो x हम रखते हैं, मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हमारे पास इतने हैं, ठीक है। अब उनमें से 4 चले जाते हैं बच्चे, मतलब टोटल x होते हैं तो x में से 4 चले गए, ठीक बच्चे। तो ऐसी वाली कंडीशन आपके पास क्या बन जाएगी, 96/x-4 बच्चे, ठीक है। अब देखो इनके 4 जाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा पेड करने पड़ते हैं उनको, 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं बच्चे। तो अब 96 - x - 4 अगर हम माइनस करेंगे इस तरीके से तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक। ये वो स्टूडेंट है जो नहीं जा रहे हैं x में से, हमने x में से निकाल देना है बच्चे, ठीक है। तो ये कम होंगे इस तरीके से माइनस करोगे बच्चे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, 8 आ जाएगा, ओके। इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है बच्चे। x की वैल्यू बच्चे 12 आएगी, बट 12 में से हम क्या करेंगे कि 4 जो माइनस जा रहे हैं वो भी तो निकालने हैं, फिर जाके आपके पास 8 वैल्यू आएगी, राइट। बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 60 है इन अ सर्टन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट। शॉर्ट के लिए क्या कोडेड होगा आपने ये बताना है बच्चे। इस क्वेश्चन में आपको सामने दिख रहा है फायर का कोड, FIRE फायर का कोड उन्होंने लिखा है DGPC, सामने दिख रहा है 2 नंबर पीछे आ रहा है ABCD और E, यहाँ पे भी दिख रहा है PQRS, ठीक है। 2 नंबर पीछे है तो -2 कोड है इसका। तो अब शॉर्ट के पीछे आपने देखना है बच्चे -2 क्या आता है। देखो S से हम पीछे 2 जाते हैं तो Q आता है, H से जाते हैं बच्चे F आता है, O से जाते हैं M आता है और T से जाते हैं तो R आता है, तो QFMR बच्चे, ठीक। व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड शॉर्ट। तो लास्ट लेटर क्या है बच्चे, T है, तो इसका R ऑप्शन रहेगा, B पार्ट आपका, ठीक है बच्चे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे जो आपको मॉक टेस्ट दिया था, वही मॉक टेस्ट नंबर 1 था ये आपको जो दिया था। इसके मैथ का जितना भी है 10 क्वेश्चन वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का पहला क्वेश्चन बनता है। ये क्या कह रहा है, 3 नंबर है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 1 2 3 एंड ICF इज 12, इनका ICF 12 है। नंबर आर, नंबर कौन कौन से होंगे। आपको पता है जब कोई रेशियो में 1 2 और 3 की रेशियो में है, इनके साथ जो भी चीज़ थी वो कट होके सिमिलर फॉर्म बनी हुई है 1 2 और 3। इनके साथ कुछ और था, एक्स था, वो एक्स जो है सब में से काट के ये इतना बना हुआ, इनकी रेशियो एंड पे 1 और 2 और 3 की बनी हुई है। एक्स जो है सब में वो कॉमन ही होगा, उसी कॉमन को तो HCF बोलते हैं। HCF कितना था 12, बस इन सबको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। पहला नंबर क्या आ जाएगा, 12 1 ज़र 12, ये 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 इन एग्जाम 70% ऑफ कैंडिडेट पास इंग्लिश। 70% कैंडिडेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं। 80% पास इन मैथमेटिक्स, 80% मैथमेटिक्स में पास कर देते हैं। 10% जो है दोनों में फेल हो जाते हैं। इन दोनों में फेल होने वालों की परसेंटेज क्या है, 10। इफ़ 144 कैंडिडेट पास बोथ सब्जेक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज, अगर 144 कैंडिडेट जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इसने पूछा है, टोटल कितना है हमारे पास। 10% अगर फेल कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 100% टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, 100 में से 10% अगर फेल हो रहे हैं 90% हमारे पास होंगे। 90% इन दोनों को और प्लस जो इनमें बोथ पास हो रहे हैं, बोथ भी। कुछ स्टूडेंट होंगे सिर्फ इंग्लिश में पास होते होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स में पास हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में पास हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इंग्लिश में पास हुए हैं प्लस जो मैथ में पास हुए हैं प्लस जो बोथ में पास हुए हैं, उन सबको मिला के क्या आता है हमारे पास, 90 आता है। लेकिन इसने डायरेक्टली इंग्लिश का दिया हुआ है, इंग्लिश में। अब इनमें से कुछ कैंडिडेट बोथ में भी आएंगे। हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम सिंपली इन दोनों को प्लस करके, इंग्लिश और मैथ वाले दोनों को प्लस करके, एक जो बोथ कॉमन जो होता है इनमें से वो माइनस करके, तो किसके बराबर आते हैं, 90 के बराबर। 70 + 80 - x, हमें पता नहीं है कि दोनों में कितने पास हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 70 + 80 ये आ गया 150 - x = 90। x =
60%, ये उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस का बनेगा 150 और इसमें से 90 निकालेंगे बचेगा -60। ये माइनस एक्स था और माइनस माइनस कट हो जाएंगे, एक्स हमारे पास कितना है 60%। 60% इसने क्या दिया हुआ है, दोनों में पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं 60%। देख लेते हैं 60% बोथ में पास करा के। ये इंग्लिश का आ गया, ये मैथ का। अगर 60 बोथ में पास हो रहे हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 10, ओनली इंग्लिश में, ये ओनली इंग्लिश वाले हैं। तो ओनली मैथ वाले कितने हो जाएंगे फिर 20। देखो मिला के टोटल 90 बनता है, 60 20 80 और 10 90, टोटल 90 बन रहा है हमारा। 60% कितना बता रखा है इसने, कितना है 144 स्टूडेंट है। हमने 100% की वैल्यू निकाली। 100% कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई 60 इंटू 100। 0 0 चला गया, 6 2 जार 12, 2 2 4 14, 6 4 जार 14 और ये 0 240 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज 59। 4 पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, उनकी एवरेज है 59। द हाईएस्ट इंटीजर इज 83, जो इनमें सबसे बड़ा है उसकी क्या है 83 है। एंड द लोवेस्ट इज 29, हाईएस्ट वाला 83 है, लोवेस्ट वाला कितना है 29 है। द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू, जो बाकी दो बच रहे हैं, सेंटर वाले दो बच रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस क्या है 28 है। एक को हम x ले लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 28। ये बड़े वाला है दोनों में से, ये छोटे वाला, बस। तो इन विच इज़ द हाईएस्ट ऑफ द रिमेनिंग टू, बोल रहा है इन दोनों में जो बच रहा है उनमें से हाईएस्ट कौन सा, हाईएस्ट ये होगा x प्लस 28। अब हम देख लेते हैं, पहले क्या आ जाएगा, इनका टोटल सम कितना होगा 4 इंटू 59, ये कितना होता है 4 इंटू 59, किसके बराबर होगा 83 प्लस 29 प्लस ये दो, इनका क्या x 2x प्लस 28। 4 इंटू 59 कितना होता है 236। ये कितना आ जाएगा 83 प्लस 29 प्लस 28, ये कितना आ गया 140 प्लस 2x, कितना आ गया हमारे पास 2x किसके बराबर आ जाएगा 236 माइनस 140, कितना बच गया हमारे पास ये 96। x क्या आ जाएगा हमारे पास 96 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया हमारे पास 48। x अगर 48 है, बड़े वाला इनमें से कौन सा था x प्लस 28, 48 प्लस 28 कितना होता है 76, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन लीव्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट 6 AM and 6:45 AM, ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 136 किलोमीटर। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली द टू ट्रेन विल मीट। दो ट्रेन है, एक ट्रेन जाती है 6 AM पे और दूसरी 6:45 AM पे। इसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या है 136 किलोमीटर पर आवर। ये 45 मिनट पहले निकल गई है इससे, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना कवर करेगी, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर इंटू 45 मिनट में ये कितने चलेगी, ये मिनट्स में हम इसे और में कन्वर्ट करेंगे, और में कन्वर्ट करेंगे 60 डिवाइड करने हैं, 0 और 0 चला गया, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 15 3 ज़ा कितना होता है 45 होता है, 15 5 ज़ा 75, कितना किलोमीटर जाएगा इनके बीच में, डिफरेंस कितना बन जाएगा 75 किलोमीटर का। अब पीछे वाली जो ट्रेन आएगी, पहली ट्रेन चलेगी इधर 75 किलोमीटर, पीछे वाली अब आ रही है, इसकी स्पीड कितनी है 136। अब ये इसे कितने डिस्टेंस पे जाके इसे कट कर देगी, मिल जाएगी इसके साथ, वो देखना है हमने। ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। अब ये इसकी 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसकी 136 किलोमीटर, ये कितना इससे थोड़ा तेज़ है 36 तेज़ है। हमें टोटल कितना कवर करना है 75 किलोमीटर कवर करना है। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, जब सेम डायरेक्शन हो तो एक की स्पीड माइनस सेकंड वाले की स्पीड, तो हमारी क्या आ गई 75 डिवाइड बाई 36, ये कितना आ गया अप्रॉक्स 2.083, इतने घंटे लग जाते हैं 2.083 आवर्स। ये आ गया हमारे पास टाइम। अब हमने डिस्टेंस निकालना है कि इतने टाइम बाद जाके वो दोनों मिल जाएंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या तो पहले वाले की ट्रेन की स्पीड जो है 136 इंटू 2.083 आवर्स, ये करेंगे, इससे भी निकल आएगी। और या क्या करेंगे 75 पहले ऐड करना है और उसके साथ क्या करेंगे दूसरे वाली स्पीड के साथ इसको कर देते हैं 2.83, इससे भी सेम वही निकलेगा, इससे भी ये निकलेगा क्या 283.33 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ए और
बी दोनों करते हैं कितने दिन में, 18 डेज में। ए एंड सी, ए और सी कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में। एंड बी एंड सी, बी एंड सी कितने दिन में काम करते हैं, 9 डेज में। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम इनका क्या आएगा, 36, 18 2 ज़ार 36, 12 3 ज़ार 36, 9 4 ज़ार 36। अब ये आ गई सारी इनकी क्या, एफिशिएंसी, ये आ गई। अब क्या करते हैं, जो जब सारे ए 2 टाइम ए है, बी 2 टाइम बी है, सी 2 टाइम सी है, क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 2 6 3 9। ए बी सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 9/2 कितना होता है, 4.5। बी और सी की अगर एफिशिएंसी 3 है, ए बी सी की 4.5 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 4.5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1.5। टोटल वर्क कितना है, 36, ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क है 36। एफिशिएंसी क्या है बी की, 1.5, क्या आएगा, 36/15, ये पॉइंट हटा देंगे, इंटू 10, कितना आ जाएगा, 3/2। 12 3 ज़ार 36 और इंटू 2 24, कितना आ जाएगा, 24 डेज। ये अकेला कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, 24 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लास इज इन रेशो। रेशो क्या है, क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 क्लास हैं, इनकी रेशो क्या है, 2 3 और 4 है। जब 12 बच्चे इसमें ऐड हो जाता है, जब नए 12 और बच्चे ऐड हो जाते हैं, इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लासेस, द रेशो चेंज टू 8 11 14, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इन द बिगिनिंग वाज। 12 इसमें भी ऐड हो रहे हैं, 12 इसमें भी ऐड हो रहे हैं। अब रेशो कितनी बन रही है, 11 11 14, सॉरी 8 11 और 14 बन रही है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसको एक्स, इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी, इसके साथ वाई है, इसके साथ भी वाई है, इसके साथ भी वाई है। 2x + 12 अपॉन 3x + 12 किसके बराबर होगा, 8y अपॉन 11y। वाई काट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, 11 2 ज़ार 22x प्लस 11 12 ज़ार कितना होता है, 132 इज इक्वल टू 8 3 ज़ार 24x, 12 8 ज़ार 96। अब क्या हो जाएगा, ये 22 साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x, और इधर कितना बचेगा, ये 96 इधर आगे माइनस होगा, कितने बचेगा, 36। x क्या आ गया हमारे पास, 18, x इज इक्वल टू 18। x अगर 18 आ गया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 2 + 3 + 4, 2x + 3x + 4x, टोटल कितने हो गए, x की वैल्यू क्या निकल गई, 18, 9 × 18 कितना आ गया, 9 9 ज़ार 81 और इंटू 2 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल ए एंड बी इज 2 and 1। ए और बी की रेशियो क्या है, 2:1। डेट ऑफ बी एंड सी, बी और सी की क्या है, बी इधर लिखा हुआ है, इसके साथ ही सी लिख लेते हैं, बी और सी की क्या है, 4:3। इसने डेट ऑफ सी एंड डी, सी और डी की रेशियो क्या लिखी हुई है, सॉरी इसने डी और सी बोला हुआ है, डी पहले लिख दिया, सी बाद में लिख लिया, क्या है 6:5। हमने सी लिखा हुआ है, इसके साथ ही इधर डी भी लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 6। इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये 4 है, इसके इस साइड वाली जगह खाली है, इधर हम 4 लिख देंगे, ये 3 है, इसके इस साइड जगह खाली है, 3 के इस साइड, तो इधर क्या लिख लेंगे हम, 3 लिख देंगे। 1 के इस साइड जितनी भी जगह खाली है उनको 1 1 लिख देंगे। 5 के इस साइड जितनी भी जगह खाली है, पास में 5 है तो 5 5 लिख देंगे। कितनी होगी, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इन तीनों को, इसने क्या पूछा हुआ, ए और डी की रेशियो पूछी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका क्या है, 5 4 ज़ार 20, 20 × 2 40, ए रेशियो डी क्या है 40, 6 3 ज़ार 18। अब इसे कट कर लेते हैं, 20 और 9, ये रेशियो डी की आ गई 20:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर 500 इफ द प्रॉफिट इज 37.5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट। पहले हम निकालेंगे, ये 37.5 है, इसकी रेशियो क्या होती है, इसकी रेशियो होती है 3/8। कैसे होती है, 12.5 की रेशियो होती है 1/8, ये 12.5 का 3 टाइम है, 3 टाइम है, क्या आ जाएगी 3/8। इसने बोला क्या है, सेलिंग प्राइस का
और प्रॉफिट की रेशियो क्या है 3/8 है। 8 हमारा सेलिंग प्राइस है और 3 हमारा ये SP है और 3 हमारा प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारा 5, 5 क्या आ जाएगा CP। ये रेशियो में है बट इधर क्या दिया हुआ है इसने 500, 5 सॉरी 5 को क्या लिखा हुआ है रेशियो में, रेशियो कुछ भी ले लो, X ले लो, Y ले लो, Z ले लो, जो मर्जी ले लो, किसके बराबर है 500। इसने क्या पूछा हुआ हमें फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट हमारा कितना था 3, हमने निकालनी किसकी वैल्यू है 3x की वैल्यू निकालनी है। 5x 500 के बराबर है, 3x कितना होगा डिवाइडेड बाई 5x इंटू 3x, x और x काट जाएंगे, 5 और 5 काट जाएंगे, कितना 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह क्या आएगा देख लेते हैं। 8, 28, 116, 5, 8, 4, इनका डिफरेंस कितना है 20, इनका डिफरेंस कितना है। अब डिफरेंस देखने जाएंगे तो ये इसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसका इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। सीरीज कैसे चल रही है मल्टीप्लाई करके आगे चल रही है। अब 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें और 828 बन जाए, वो तो है ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट तो बन नहीं रहा है। इंटू 3 + 4 ये क्या आ जाएगा इंटू 4 + 4 इंटू 4 + 4 ये क्या, अगर ये वाली सीरीज काम कर रही है तो ये क्या आ जाएगी इंटू 5 + 4, इधर क्या आ जाएगा इंटू 6 + 4। चेक कर लेते हैं 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, 4 लिख लेते हैं हम। यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 2 है। इंटू 4 किया हमने तो यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आ गया, +4 करेंगे तो 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट, मतलब आंसर C आ जाएगा हमें। अब फुल करके चेक भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सीरीज चल रही है 83, इसमें से 10 कम हो गए 73, ये इधर आ गया 93, इधर भी 93 है, 2 के बाद तीसरी जगह इधर भी है, ये तीसरी जगह ऐसे ही रखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर नेक्स्ट और होती इसके बाद इधर दोबारा से 93 लिखा होता। अब इससे -10 करके आ रहा है 63, इससे -10 करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास 53 आंसर। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश MCQs से, जो JKSSB एग्ज़ाम के हिसाब से इजी लेवल के हैं। हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है दे रेन डैश आउट ऑफ द हाउस व्हेन दे हर्ड द फायर अलार्म। ठीक है, जब उन्होंने अलार्म सुना तो घर से बाहर निकल गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर B आउट। देखिए जब हम बोलते हैं रन आउट ऑफ समवेयर, इसका मतलब होता है कि बाहर निकलना। इनटू का मतलब होता है अंदर जाना, यहाँ लोग घर से बाहर भाग रहे हैं इसलिए आउट सही है, ठीक है। रन इनटू टकरा जाना, रन इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, ठीक है। रन आउट ऑफ खत्म या बाहर निकलना, ठीक है, इसलिए आउट इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द हाइकर वॉक्ड डैश द माउंटेन पीक। सो ऑप्शन है अक्रॉस, टूवर्ड्स, थ्रू, इनटू। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स आएगा यहाँ पे। टूवर्ड्स का मतलब है किसी चीज़ की डायरेक्शन में चलना, यहाँ हाइकर माउंटेन पीक की तरफ चल रहा है तो इसलिए टूवर्ड्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एरर डिटेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट सो द कैंडिडेट्स हैज़ बीन आस्क्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगेन। सो ऑप्शन है A हमारे पास नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट सो द कैंडिडेट हैज़ बीन आस्क्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगेन। सो द राइट आंसर इज सो द कैंडिडेट्स हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। सो द कैंडिडेट हैज़ बीन आस्क्ड, जो सब्जेक्ट है ना कैंडिडेट्स, ठीक है, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव लगेगा, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा सो द कैंडिडेट्स हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। सो द कैंडिडेट्स हैव बीन आस्क्ड, यहाँ हैज़ की जगह हैव लगेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द कमेटी अलॉन्ग विद इट्स मेंबर्स वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन एंड हैव टुक नो फाइनल डिसीजन। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो रॉन्ग है। A द कमेटी अलॉन्ग विद इट्स मेंबर, B
वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सी हैव टुक नो फाइनल डिसीजन, या फिर डी नो एरर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, हैव टुक नो फाइनल डिसीजन। ठीक है, आंसर जो है हमारे पास हैव टुक नो फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ पे हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है टुक, ठीक है, जो कि गलत है। हमें पता है कि हैव के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, हैव टेकन नो फाइनल डिसीजन। ठीक है, यहाँ टुक की जगह टेकन आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। अगर टेकन होता तो ये सही आंसर होता है, यहाँ पे टुक लगा हुआ है तो इसलिए गलत है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे चेंज इन नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन क्या है, डेविड सेड टू एना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे। ठीक है, सो द आंसर इज डी। ठीक है, डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे। यहाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सेड टू को किस में चेंज किया है, टोल्ड में, नंबर 1। नंबर 2 विल को किया है वुड में। ठीक है, और टुमारो को किया है द नेक्स्ट डे में, टुमारो को किया है द नेक्स्ट डे में, ठीक है, यहाँ हमने जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी चेंज द नरेशन का ही क्वेश्चन है, और ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, वरदा सेड टू हर सिस्टर हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हियर। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, वरदा आस्क्ड हर सिस्टर हाउ लॉन्ग शी इंटेंडेड टू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग शी इंटेंडेड टू स्टे देयर। सो द राइट आंसर इज वरदा आस्क्ड हर सिस्टर हाउ लॉन्ग शी इंटेंडेड टू स्टे देयर। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, हेयर को देयर में कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दीज इज यूज टू सेपरेट टू शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लासेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, इनमें से हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे जोड़ने के लिए, किसका करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल। ठीक है, सिंपल कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कॉलन में इस तरह से होता है। ये क्या है, इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, हम कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। कौन सा सेंटेंस पूरे पंक्चुएशन के हिसाब से सही लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी। फर्स्ट वी चेक्ड इन द बैग सेमी कॉलन, देन वी लुक्ड इन द बैकग्राउंड, फिर से सेमी कॉलन, एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड इट। सो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। अच्छा, अब इसमें परूज जो है एक वर्ड दिया गया है, हमें बताना है कि इसमें से मीनिंग क्या है। परूज का मतलब होता है रीड। ठीक है, सही आंसर क्या है, रीड, पढ़ना किसी चीज़ को। ठीक है, इसका मतलब होता है परूज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द वॉइसेस। अब है हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है, द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश इन 1759। सो द करेक्ट आंसर इज, हमारे पास कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, क्यूबेक वॉज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। ठीक है, वाज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। क्यूबेक वाज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, चूज द स्टेटमेंट closest in meaning. Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. कि किसी ने मुझे बताया है कि हमारे पास टाउन हॉल के पास क्या हुआ है, धमाका हुआ है। सो द आंसर इज आई वॉज टोल्ड बाई somebody that there had been an explosion in the town hall. ठीक है, आई वॉज टोल्ड बाई somebody that there had been an explosion in the town hall. ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इडियम एंड फ्रेजेस।
ठीक है, डायरेक्शन क्या दी गई? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेजेस इन बोल्ड, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग। हमें बताना है कि इनमें से किस चीज़ का जो मीनिंग है वो सही दिया गया है। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई आल्मा मैटर विथ ग्रैटिट्यूड, जहाँ जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है, मैं हमेशा उस इंस्टीट्यूट का शुक्रगुजार रहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, इंस्टीट्यूट वेयर आई गॉट एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमने क्या, एक प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कौन सा सही आएगा? वंस यू लर्न हाउ टू राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, द नेक्स्ट थिंग डैश डन इज एडिटिंग फॉर ड्राफ्ट, इज एडिटिंग योर ड्राफ्ट। इसका क्या आएगा आंसर? टू बी। क्या आएगा इसका आंसर? टू बी। नेक्स्ट स्टेप टू बी इज एडिटिंग योर ड्राफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, द कुरियर डैश 3 days अगो बट वाई हैवंट यू रिसीव्ड इट येट। ठीक है, इसमें आएगा वाज सेंट, वाज सेंट। ठीक है, पास्ट इवेंट है इसलिए सिंपल पास्ट जो टेंस होगा यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, चेंज द वॉइस, डू नॉट इंसल्ट हिम। ठीक है, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो इसका आंसर क्या आएगा? लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड। हमने इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि इम्पेरेटिव का जो हमारे पास क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या फिर हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलो, पास्ट पार्टिसिपल बोलो या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, चेंज द वॉइस। ये भी एक्टिव पैसिव वॉइस का ही क्वेश्चन है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट। ये बहुत अरसे से लोग, पहले से क्या लोग ये सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। अर्थ क्या है? फ्लैट है। इसका आंसर क्या आएगा? द अर्थ वॉज बिलीव टू बी फ्लैट, द अर्थ was believed to be flat for a long time. So option A is the right answer, 18। इसमें भी हमने एक प्रीपोजिशन लगानी है। रोशनी was angry dash herself for making such a stupid mistake। रोशनी was angry with herself, ठीक है, angry with someone होता है किसी पर गुस्सा, angry about someone किसी चीज़ पर गुस्सा। ठीक है, इसलिए हमने विद का यूज़ किया है। ठीक है, एंग्री विद समवन, इसलिए एंग्री विद हरसेल्फ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, परफंक्शरी। परफंक्शरी क्या है? इसका मीनिंग क्या है यहाँ हमें बताना है। ठीक है, किसी चीज़ को करना बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब आर्जी तौर पर किसी चीज़ को करना, उसे बोलते हैं परफंक्शरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है? एनिग्मेटिक का मीनिंग होता है मिस्टीरियस, रहस्य में, पजलिंग। ठीक है, एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, इसलिए हमने जो है वो बी इज़ द राइट आंसर। सो दोस्तों, ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के MCQs। थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो होप आप सभी ने कंप्लीट वीडियो देखा होगा। ठीक है, अब जल्दी से आप क्या करें, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर शेयर कर दें कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई आपको डाउट हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियो सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियोज़ मिलते रहें। तो इतना ही था, मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।